नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर सैयद एहसन। अगर आपको हमारे कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करने हैं तो आप इन 2 नंबर पे प्लीज कॉल कर लीजिए। इसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन के कोर्सेज कब शुरू हो रहे हैं, उनकी कॉस्टिंग क्या है और उससे आपको क्या क्या फायदा होगा। ऑलराइट, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे हमारे नंबर हैं, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, फ्री टेलीग्राम ग्रुप है ये, इसको जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम अगर आपके पास नहीं है तो उसको आप डाउनलोड करके @study for civil services खोजिएगा, आपको मिल जाएगा। इस ग्रुप से आपको बहुत फायदा होगा यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों में। ओके, चलिए फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ऑलराइट, मेंस के लिए आज पहला आर्टिकल देखिए, आर्म्स एंड द वुमेन, पेज नंबर 6 पे है ये। GS1 वुमेन इश्यूज, इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट और जो औरतों के हालात हैं इन जनरल इंडिया में, उनकी जो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन है, वो किन किन जगह पीछे रहती हैं मर्दों से, किस तरह से वो लाइमलाइट में नहीं आ पाती। अगर अखबार पे इक्वालिटी दे भी दी गई है तो लेकिन जो एक सोसाइटी में इज्जत होती है और जो एक मिसोजिनी और जो पेट्रियार्की बोली जाती है कि उनको इक्वल की तरह देखा जाना, जैसे जस्टिस में हम लोग बोलते हैं कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट ऑल्सो सीन टू बी डन, कि दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है, वैसे ही औरतों को दिखना भी चाहिए इक्वालिटी मिलने के बाद भी कि उनको उतनी इज्जत सोसाइटी में मिल रही है सेम ओहदे पे। ऑलराइट, जो कि ऐसा नहीं होता है, उसके बारे में है ये आर्टिकल और इसको रिलेट करा गया है आर्म्स एंड द वुमेन, जो अभी आपने सुना होगा परमानेंट कमीशन दिया है आर्मी में औरतों को। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। देखिए एनालिसिस में देखिए, परमानेंट कमीशन टू वुमेन ऑफिसर्स। ठीक है, तो जो महिला ऑफिसर्स होती हैं, महिला अधिकारी होती हैं, उनको परमानेंट कमीशन मिल गया है आर्मी में, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जीत है। अमेरिका और इजराइल में अगर आप देखें तो सालों से वहां पे एक्टिव कॉम्बैट रोल में विमेन हैं। आपने हॉलीवुड की फिल्में भी देखी होंगी, उनके FBI एजेंट से लेके उनकी नेवी सील्स जो उनके होते हैं, उनकी आर्मी, इवन जो एयरक्राफ्ट कैरियर में भी, सब जगह ही वहां पे एक्टिव कॉम्बैट रोल में महिलाएं, औरतें पाई जाती हैं। 653 आउट ऑफ 40,825, ये देखिए ये विमेन है, ये टोटल आर्मी है एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑफिसर लेवल पे। तो आप देखिए कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था, कितना ज्यादा। और ऐसा क्यों था? क्योंकि जेंडर स्टीरियोटाइप होते हैं, सोसाइटी के स्टीरियोटाइप होते हैं कि ये काम ये नहीं कर सकती या इनको, और जो ऑफिशियली कहा गया था वो ये था कि इनको साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्डनेस नहीं होती है। पर इस तरह का ऐसा कौन सा टेस्ट बना है कि साइकोलॉजिकली महिला कोई काम नहीं कर सकती, जिससे आपने डिसाइड करके ऐसा अब तक चल रहा था। तो काफी खुशी की बात है और विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा ये जीत है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स दिए हैं आर्टिकल में कि जैसे मिंटी अग्रवाल हैं, ये कौन है और इन्होंने क्या किया था, ये आप लोग बताएंगे कमेंट्स में। ठीक है, मैंने जानबूझ के इनका पूरा ओहदा नहीं लिखा है क्योंकि ये न्यूज में थी कुछ दिन पहले। रानी ऑफ झांसी हैं और भी महिलाएं हैं, तो आप लोग जो महिलाएं इसको देख रही हैं, सब लोग जिनको लगता है कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने काफी आभार है और बहुत बड़ा उन्होंने देश के लिए काम किए हैं, ठीक है, आजादी के पहले या बाद, उनके आप नाम नीचे मेंशन करके उनके उपलब्धियों को मेंशन करिएगा कमेंट्स में। ऑलराइट, तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो हैं दे नीड टू बी ब्रोकन, लिंग छवि को तोड़ने की जरूरत है। ठीक है, अब इसमें देखिए, ये तो कुछ कुछ फैक्ट्स थे कि विमेन को कमीशन मिल गया है। इसमें देखिए और जो आगे की दिक्कतें हैं वो क्या है मेन। देखिए एनालिसिस में मैंने लिखा है कि ये जो इक्वालिटी सब दी गई है हर तरह से, ये देखा जाए तो ऑन पेपर है। ठीक है, अगर महिलाओं को देखा गया, अगर वो सेम ओहदे पे पहुंच भी जाती हैं तब भी उनको इतनी वो इज्जत या वो कारनामा या वो काम उनको जो है उस तरह का नहीं मिलता जो एक आदमी को मिलता है हमारे देश में। ठीक है, तो अब इक्वालिटी की बात तो है ही, साथ ही साथ आइडेंटिटी की बात भी आ गई है। ठीक है, आइडेंटिटी एंड रिस्पेक्ट इज द मेन इशू, पहचान और सम्मान मुख्य मुद्दा है
कि हम भी विधायक हैं, आप भी विधायक हो, मैं महिला हूं, आप आदमी हो, लेकिन आपको इज्जत ज्यादा मिल रही है, मुझे कम मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? सिर्फ एक जेंडर बाइस की वजह से ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप स्मृति ईरानी को ले लीजिए, ठीक है। पहले उनको काफी अच्छे पोर्टफोलियोज मिले हुए थे, फिर उन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया। राहुल गांधी को हराने के बाद उनको इतने अच्छे पोर्टफोलियो सरकार में नहीं मिले, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे आ, मर्द उसमें रहे हों जो इस चीज से थोड़ा सा इनसिक्योर हो गए हों कि ये फिर आगे और निकल जाएंगी पार्टी में, तो कुछ भी हो सकता है। तो मतलब जो सामने दिख रहा है वो चीज आप नोट कर सकते हैं। ऑल राइट। फिर आप देखिए, एक जेंडर पे गैप की बात होती है। जेंडर पे गैप देखा गया है कि जितनी ज्यादा क्वालिफिकेशन दो लोगों की बढ़ती है, ठीक है, ये रिपोर्ट्स में है कि अगर दो लोग पीएचडी होल्डर हैं तो उनका और ज्यादा पे गैप होगा। उसमें आदमी जो है औरत से ऑलमोस्ट 60-70% ज्यादा कमाता है। जितनी ज्यादा एजुकेशन आपकी है उतना ज्यादा जेंडर पे गैप है इंडिया में खास करके। ऑल राइट। उसके बाद आप देख ही लीजिए, लेस नंबर ऑफ वुमेन एमपी एमएलए मिनिस्टर्स। देखिए आप किसी भी विधानसभा में या लोकसभा में मिला लीजिए तो हार्डली आपको मिलेगा कि 20% से भी कम ही ऐसी विमेन होंगी जो कि एमएलएज हैं या फिर मिनिस्टर्स बनाई गई हैं। किसी भी कैबिनेट को आप उठा लीजिए, बहुत ही कम उसमें आप देखिएगा स्टेट्स में। तो उससे एक पूरा आपको आइडिया मिलेगा सोसाइटी में, ठीक है। थोड़ा सा टची टॉपिक है ये, लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं, बट दिस इज द रियलिटी। अब इसको जब आंसर में आप लिखेंगे ना, तो आप ये 3 पॉइंट्स इस तरह से लिखेंगे। इकोनॉमिक डेप्रिवेशन आप हेडिंग डालेंगे, उसमें आप जेंडर पे गैप लिखेंगे, और उनको उस तरह के ब्रेड ओनर की तरह नहीं देखा जाता। जबकि बहुत सारी ऐसी सिंगल वुमेन होती हैं, सिंगल मॉम्स, आपने सुना होगा, जिनके हस्बैंड उनको छोड़ देते हैं या भाग जाते हैं या उनका डाइवोर्स हो जाता है या डेथ हो जाती है, तो वो भी काम करके अपने बच्चों को बड़ा करती हैं। तो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन वाले एंगल में आप उसको लिखेंगे। सोशल डेप्रिवेशन, इसमें देखिए रिकग्निशन वाली बात आप फिर से रखिएगा कि सारा औहदा सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन तब भी आप उसको रिकग्नाइज नहीं कर रहे हो, आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो, आप वो उनको इज्जत नहीं दे रहे हो। तो ये जो है एक इनटैंजिबल चीज है, इंट्रिंसिक जिसको हम बोलते हैं। ये आपको फिजिकली शो नहीं किया जा सकता, पर ये एक मानसिकता वाली बात होती है, ठीक है। उसी को हम लोग यहाँ पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट करके लिख सकते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रभाव, ये देखिए इसका बहुत खराब पड़ता है, ठीक है। तो काफी टची सा टॉपिक था, लेकिन इसमें आपको आंसर लिखने के लिए बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं जिनको आप यूज करके, और विमेन के जो इश्यूज होते हैं इस पे हर साल एक ऐसे भी आता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी सेक्टर से हो। तो आप उसमें पूरा ही एक ऐसे भी लिख सकते हैं। एग्रीकल्चरल में जो विमेन हैं, लेबर फोर्स में जो विमेन हैं, पार्लियामेंटेरियन जो विमेन हैं, घर के अंदर जो विमेन हैं, डोमेस्टिक वायलेंस को आप मेंशन कर सकते हैं, डाइवोर्स रेट्स को आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो मैंने जेंडर पे गैप बताया है, और हमेशा अपने आंसर को अलग अलग सब हेडिंग्स में लिखने की कोशिश करिएगा। इकोनॉमिक डेप्रिवेशन, सोशल डेप्रिवेशन, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। जो आप लेस नंबर ऑफ वुमेन देख रहे हैं, इसको आप पॉलिटिकल डेप्रिवेशन लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे तो काफी अच्छा होगा, ठीक है। आर्टिकल तो वैसे खाली परमानेंट कमीशन के बारे में था, लेकिन एक जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, जो महिलाओं को इज्जत और बराबरी का स्टेटस हमारे देश में नहीं मिला है अभी तक, काफी पीछे है, उसको समझाने के लिए ये आपको बताना जरूरी था। ऑलराइट। इसको आई थिंक जो भी महिलाएं इसको सुनेंगी वो काफी उनको अच्छा लगेगा ये आज का एडिटोरियल देख के। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंस में देखिए दूसरा आज एक आर्टिकल है, जुडिशियल इनडिसिप्लिन। बताइए, जो चीज डिसिप्लिन करने के लिए बनी है सबको, वहीं पे इनडिसिप्लिन। ये तो टाइटल की हेडलाइन है। पेज नंबर 6, GS2, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी अलग, एग्जीक्यूटिव अलग, लेजिस्लेचर अलग, सुनते चले आ रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा, जुडिशियरी, ठीक है। GS4, कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स। इस नाम की कोई चीज आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, पर ये हमेशा अंदरूनी हिस्सा है आपके सिलेबस का। जब भी आप एथिक्स का पेपर अगर आप भारत में लिख रहे हैं तो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स उसमें अपने आप आ गए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स जब भी कोई पार्लियामेंट्री तोड़ेगा, जब भी कोई स्टेट का ऑर्गन तोड़ेगा, तो उस पर सवाल बनता है और बनेगा, जैसे मैंने बनाया है। देखिए पहले आर्टिकल देखिए, एनालिसिस। देखिए कियोतो होलोहान, इसको रट लीजिए, बहुत प्यारा सा नाम है इनका। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने, पहली चीज तो ये है, 10वें शेड्यूल की बात चल रही है यहाँ पे। 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ है। आप लोग को ऑलरेडी अब तक सब पता है इसके बारे में। आप लोग जो इस चैनल को फॉलो करते हैं, प्रीलिम्स में कई बार ये दिया जा चुका है। तो इस पर 1992 में एक जजमेंट आया था कि
कोई भी इंटरवेंशन कोर्ट की तरफ से नहीं होगा जब तक स्पीकर अपना फाइनल डिसीजन नहीं ले लेता। स्पीकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है और जनरली कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज जो हैं एक दूसरे को ऑर्डर नहीं दे सकती। ऑलराइट, तो ये ऑर्डर आ गया था भैया 1992 से था। कल राजस्थान में क्या हुआ है कि वहां पे स्पीकर ने सिर्फ नोटिस दिया था डिफेक्शन का लोगों को, जो भी वहां के एमएलए को दिया गया है, और उस नोटिस को चैलेंज कर दिया गया हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट ने उस नोटिस को एक तरह से मान लिया। तो ये जो डिसीजन जो लॉ है ये अपने आप ही हाईकोर्ट नहीं फॉलो कर रहा है, तो ये क्या हुआ, ये इनडिसिप्लिन हुआ। तो लेजिस्लेचर कैन नॉट बी ऑर्डर्ड अराउंड फॉर इट्स इंटरनल फंक्शनिंग। विधायिका अपने आंतरिक कामकाज के लिए चारों तरफ से आदेश थोड़ी ना लेगी, ठीक है। स्पीकर को फुल अथॉरिटी होती है, हाउस को फुल अथॉरिटी होती है अपने इंटरनल फंक्शंस को रेगुलेट करने की। इवन जो रूल्स एंड प्रोसीजर होते हैं हाउस के वो स्पीकर खुद ही डिसाइड करता है। हाँ, 10 शेड्यूल जो है जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है, ठीक है। न्यायिक समीक्षा के लिए खुला है, लेकिन समीक्षा कब होगी ये 1992 में बता दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। जब फाइनल डिसीजन हो जाएगा उसके बाद आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। यहां तो सिर्फ अभी नोटिस दिया गया था और उसी को लेके फंसा दिया गया और कोर्ट ने मान भी लिया, सबसे बड़ी बात। तो अपने ही बनाए हुए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ एक तरह से हाई कोर्ट यहाँ पे गया है, इसीलिए ये आर्टिकल बना है, वरना हम लोग बात ही ना कर रहे होते, ठीक है। तो इसमें देखिए रिव्यू हैपेंस आफ्टर फाइनल डिसीजन। ऑलराइट, इसको आप लिखेंगे कैसे कि ये जुडिशियल ओवररीच है, जुडिशियल ओवररीच है और इनडिसिप्लिन है, ये न्यायिक पहुंच और अनुशासनहीनता है। और अभी जो कर्नाटका में नवंबर 2019 में आया था वो इस केस के बिना पे आया था, ठीक है। इसको यूज करके वो दिया गया था जजमेंट, और अब जब राजस्थान में हुआ है तो इसके खिलाफ दिया गया है। तो मतलब कहीं ना कहीं कोर्ट जो है अपने ही चीजें गलत कर रहे हैं और इसमें साफ साफ कहीं ना कहीं सरकारी या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस शो होती है, ठीक है। जो कोई कहेगा नहीं, पर आप लोग तो समझदार हैं। एनीवे, तो ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट शुड नॉट फाइट ईच अदर। देखिए, राज्य के अंगों को एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात। देखिए इसमें होता है क्या, आप ही लोग का नुकसान होता है। हम लोग जो देश की जनता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। कहां पे है ये बताइएगा। राज्य के अंगों अगर एक दूसरे से लड़ेंगे, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से लड़ेगा, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से लड़ेगा, तो असली में उसमें लोगों का ही तो एक तरह से परेशान होते हैं ना। अब आप सीधी सीधी बात देखिए, अगर इलेक्शंस की भी अगर आप बात करते हैं तो आपने वोट दिया ए पार्टी को, उसकी सरकार बनी, 3-4 महीने बाद जो विधायक थे आपके उसी सरकार के, उन्होंने अपनी पार्टी ही बदल ली, राइट। तो आप कहां गए उस केस में, ठीक है। तो उसके लिए नए सख्त कानून होना जरूरी है और उन कानूनों का पालन होना जरूरी है। और अगर उस पर कोई जजमेंट आता है जो सुप्रीम कोर्ट दे चुका है 1992 में, बर्थडे था मेरा उस साल फर्स्ट, तो उसको फॉलो भी करना चाहिए, राइट। वरना तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगी इस तरह से, एंड इट विल क्रिएट केओस। फिर पीपल विल स्टार्ट लूजिंग होप इन ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। और जब उस तरह के हालात होते हैं तो अच्छा किसी भी देश के लिए नहीं होता है। पीपल स्टार्ट फाइटिंग विद वन अनदर, ठीक है। तो इसमें आपको जो बेसिक चीजें लिखनी है वो कियोतो होलोहान वाला मेंशन करके लिखना है कि सुप्रीम कोर्ट का जब ऑलरेडी कानून दिया हुआ है तो उसको फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा है, राइट। और 10 शेड्यूल आप ऑलरेडी जानते हैं, जितना आप उसके बारे में जानते हैं लिख सकते हैं। आपको जुडिशियल रिव्यू होता है लेकिन फाइनल डिसीजन के बाद होता है, जो कि अभी राजस्थान के केस में नहीं हुआ था। और जो कीवर्ड्स हैं जुडिशियल ओवररीच और 1-2 कीवर्ड हैं जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। और अभी जो तीसरा वर्ड आया जुडिशियल इनडिसिप्लिन, ठीक है। ये तीनों को आप यूज करके अपने आंसर्स में यूज करेंगे। आंसर राइटिंग में देखिए, राइट अ नोट ऑन जुडिशियल ओवररीच इन लाइट ऑफ रीसेंट जजमेंट्स। हाल के फैसलों के आलोक में न्यायिक पहुंच पर एक नोट लिखें। इसको आप लोग लिखने की कोशिश करिएगा 200 वर्ड्स में, ऑलराइट। जो भी जजमेंट्स अभी आए हैं इन्हीं केसेस में 2-3-4 महीने पहले 2019 से आप ले सकते हैं, उनके हाल ही में आप देख के उनके बारे में थोड़ा सा रीड करके इसको लिखने की कोशिश करिएगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे मंडे को, ऑलराइट। थैंक यू एंड जय हिंद।